जी। तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर इवेंट्स। फ्यूजन होने के बाद में, फर्टिलाइजेशन होने के बाद में जो क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनती हैं, क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, वो सब चीज़ें पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में आती हैं। तो सबसे पहले पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। एंडोस्पर्म क्या है कि जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल बनती है वो ट्रिप्लोइड होती है। वो सेल कंटिन्यूस डिवीजन करके एंडोस्पर्म बनाती है, रिजर्व फूड बनाती है। डबल फर्टिलाइजेशन का या ट्रिपल फ्यूजन का एक रिजल्ट है। इसके बाद में सिंगेमी का रिजल्ट होता है एम्ब्रियो, जाइगोट बनेगा, जाइगोट से एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा। और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में कंप्लीट ओव्यूल है जिसके अंदर ये डबल फर्टिलाइजेशन हुआ था, ओव्यूल बन जाएगा सीड में। और फर्टिलाइज्ड ओवरी है वो डेवलप हो जाएगी फ्रूट में। तो ये सारी इवेंट्स हैं वो हम चर्चा करेंगे। बच्चों, मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है आपको? एक बार जरूर बताइए, क्या आवाज़ सुनाई दे रही है? सुन रही है सर। जी जी, थैंक यू। तो ये सारे इवेंट्स हैं वो आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है। बच्चों यहाँ देखिए, ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो सैक है जिसमें एग सेल है, उसके साथ में न्यूक्लियस फ्यूज होकर के जाइगोट बनाता है। यहाँ एग सेल हैप्लॉइड है और जो मेल न्यूक्लियस है वो भी हैप्लॉइड है। दोनों मिलकर के डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाते हैं, जाइगोट बनाते हैं। ये सिंगेमी कहलाता है। और यहाँ दो पोलर न्यूक्लियाई थे, एक मेल न्यूक्लियस और आ गया, तो यहाँ ये तीन हो गए, तीन सेट ऑफ क्रोमोजोम्स हो गए। इसको हम ट्रिपल फ्यूजन बोल रहे हैं। ये ट्रिप्लोइड है। और इस न्यूक्लियस को हम बोलेंगे PEN, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और ये कंप्लीट सेंट्रल सेल है, इसको बोलेंगे PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और बाकी सिनर्जिड, एक सिनर्जिड को तोड़ करके तो पोलन ट्यूब आई थी, बाकी दूसरी सिनर्जिड है, एंटीपोडल्स है, वो सारी की सारी डीजनरेट हो जाती है, खत्म हो जाती है। सिर्फ दो चीज बची है, एक जाइगोट आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल गमीट एंड ये PEC, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल। और ये फिर आगे फर्दर डिवीजन में, फर्दर डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होती है। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सेंट्रल सेल का, जो कि डिवीजन के बाद में ये बनाएगा। इसमें माइटोटिक डिवीजन होगा। माइटोटिक डिवीजन होने पर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसके टाइप बताए हैं, वो टाइप हम चर्चा करेंगे। ये पूरी की पूरी सेल है वो एक कंटिन्यूअस डिवीजन करके एंडोस्पर्म बनाएगी। और डेवलपिंग एम्ब्रियो जो कि जाइगोट से डेवलप होगा, डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करती है। तो स्लाइड में क्या बोला है वो देख लेते हैं। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड्स repeatedly to form a triploid endosperm tissue. Endosperm cells are filled with reserve food materials. They are used for nutrition of the developing embryo. ये बातें हम चर्चा कर चुके हैं। In common endosperm development, PEN, primary endosperm nucleus, undergoes successive nuclear division to give free nuclei. This stage is called free nuclear endosperm development. बच्चों, सबसे पहले जो एंडोस्पर्म टाइप है एंडोस्पर्म डेवलपमेंट के, वो तीन टाइप है। पहला टाइप है फ्री न्यूक्लियर टाइप का, दूसरा टाइप है सेलुलर टाइप का, और तीसरा टाइप है हेलोबियल टाइप का। आपकी बुक में इनके नाम दिए हैं। तो फ्री न्यूक्लियर जो एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है उसका क्या मतलब है? सबसे पहले जो PEN है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, डिवीजन हम पढ़ चुके हैं। पहले कैरियोकाइनेसिस होता है, लगातार सेल न्यूक्लियस है वो डिवाइड होते रहते हैं और थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई हैं वो बन जाते हैं। और
ये न्यूक्लियस है वो पेरीफेरी में अरेंज हो जाते हैं। जो भी डॉटर न्यूक्लियाई बन रहे हैं वो सारे सेल के कहाँ पर अरेंज होते जा रहे हैं, पेरीफेरी में अरेंज होते जा रहे हैं। पेरीफेरी में अरेंज होने के बाद में साइटोकाइनेसिस है वो पेरीफेरल पार्ट से स्टार्ट होती है, और उसके बाद में फिर वो सेल्स है वो कंप्लीटली डिवाइड होकर के एंडोस्पर्म बनाती है। तो इसको हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर टाइप का। शुरुआत में सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होता है, साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है। उसके बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। साइटोकाइनेसिस कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पेरीफेरी ऑफ द सेल, क्योंकि वहां पर किनारे पर मार्जिन पर बहुत सारे न्यूक्लियस आ गए तो वहां से सेल बनना शुरू हो जाता है, और इस तरीके का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो कहलाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। दूसरा टाइप है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके बारे में एक ही सेंटेंस है, एवरी न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय सेलुलर डिवीजन। जितने भी न्यूक्लियस डिवीजन होंगे वो साइटोकाइनेसिस उनके साथ में चलते रहेगा, तो वो कहलाता है सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। और तीसरा है जिसमें दोनों रूप होते हैं, हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। हेलोबियल का मतलब होता है फर्स्ट न्यूक्लियर डिवीजन इज अनइक्वल एंड फॉलोड बाय सेलुलर डिवीजन। मतलब न्यूक्लियस डिवीजन हो, पहला न्यूक्लियस है पीईएन है वो डिवाइड होगा और उसके तुरंत बाद ही साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, सेल एक सेल से दो सेल बन जाएंगे। दोनों सेल अनइक्वल होंगी, एक बड़ी होगी एक छोटी होगी, ये बात हो गई। तो ये सेलुलर का करेक्टर आ गया। एंड लेटर न्यूक्लियर डिविजन्स आर फ्री न्यूक्लियर टाइप के। जो दूसरे डिवीजन होंगे वो फ्री न्यूक्लियर टाइप के होंगे, जिसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, न्यूक्लियस कंटिन्यूअसली डिवीजन करके पेरीफेरी में अरेंज हो जाएंगे, और उसके बाद में बहुत सारे न्यूक्लियस बनने के बाद में फिर साइटोकाइनेसिस होगा। इसको हम बोलते हैं हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। तो सारे यहाँ पर दिए हैं। नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर वेरीज ग्रेटली, एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर ड्यू टू सेल वॉल फॉर्मेशन, बाद में सेल वॉल फॉर्मेशन होती है। ये देखिए फ्री न्यूक्लियर का एग्जाम्पल क्या है, टेंडर कोकोनट वाटर इज फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड द सराउंडिंग व्हाइट कर्नेल इज द सेलुलर एंडोस्पर्म। कि शुरुआत में जो आप नारियल पानी पी रहे हैं वो फ्री न्यूक्लियर टाइप का डिवीजन है, जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं वो पाए जाते हैं। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे वो मैच्योर होता है, नारियल पकते जाता है, वो कर्नेल है उसकी जो खोपा या खोपरा है वो कहाँ से शुरू होता है बनना, मार्जिन से, पेरीफेरी से बनना शुरू होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब कंप्लीट साइटोकाइनेसिस हो जाएगा तो उसके अंदर पानी है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो फ्री न्यूक्लियर टाइप का बेस्ट एग्जांपल है नारियल, जहां मार्जिन पर तो ये साइटोकाइनेसिस हो गया, सेल बन गई है, तो ये आपको कर्नेल दिखेगा, और अंदर अभी भी न्यूक्लियस है वो ये लिक्विड फॉर्म में है। ये फ्री न्यूक्लियर टाइप का एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इसके बाद में सेलुलर टाइप है वो आपके बताया नहीं है। सेलुलर के बच्चों आपके लिए एक एग्जाम्पल, कंपटीशन के लिए आपको एग्जाम्पल ढूंढने हैं। फ्री न्यूक्लियर का मैंने बता दिया, सेलुलर के मोस्टली सेलुलर टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होता है। हेलोबियल का आपको एग्जाम्पल खोजना है, हेलोबियल टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट है वो किस में पाया जाता है। जब आप नोट्स प्रिपेयर करेंगे तो पहले तीनों टाइप लिखिए, मीनिंग मैंने आपको बता दिया, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, सेलुलर एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, और थर्ड टाइप हेलोबियल एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। उनके मीनिंग बताइए, उसके बाद में उनके एग्जाम्पल्स जो आपके कंपटीशन के लिए भी बहुत जरूरी है।
इसके बाद में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एम्ब्रियो डेवलपमेंट का मतलब बहुत सिंपल है कि जाइगोट से एम्ब्रियो कैसे बनता है। एक डिप्लॉयड सेल से मल्टी सेल्ड स्ट्रक्चर, स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर कैसे बनती है, एम्ब्रियो कैसे डेवलप होता है, वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहलाता है। और एम्ब्रियो डेवलपमेंट के लिए जो टर्म है आपके लिए बायोलॉजी में वो है एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस का मतलब होता है द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट, दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। क्लियर? तो यहां आप देखिए, ये आपको जरूर याद रखने बच्चों कि एग अपरेटस है वो, उसकी दो सेल है वो डीजनरेट हो जाती हैं। एग सेल है वो फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट बनाती है। तो जाइगोट किधर होगा? एम्ब्रियो सैक में जाइगोट कौन से एंड पर होगा? वो होगा माइक्रोपाइलर एंड पर। और बाकी जो चेलेजल एंड पर एंटीपोडल्स थी वो डीजनरेट हो जाती हैं। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो माइक्रोपाइलर एंड पर होता है जाइगोट से। अब इसको ध्यान करिए, एक जाइगोट है वो माइटोटिक डिवीजन करेगा। अब इसमें जितने भी डिवीजन होने बच्चों, माइटोसिस होगा, माइटोटिक डिवीजन करेगा। तो जो एक सेल से, एक जाइगोट से दो सेल बनती हैं, दोनों के आपकी बुक में नाम लिख लीजिए। ये नाम नहीं दिए हैं, मैं नाम बता रहा हूं। जो माइक्रोपाइलर एंड की ओर है, ये एंड आपका क्या है? माइक्रोपाइलर एंड। इधर वाला एरिया है माइक्रोपाइलर एंड, और यहां नीचे वाला एरिया है वो चेलेजल एंड है। तो जो माइक्रोपाइलर एंड की सेल है इसको हम बोलते हैं बेसल सेल। आप अपनी बुक में लिख लीजिए इसको, ये बेसल सेल। जाइगोट से दो सेल बनी है, एक माइक्रोपाइलर एंड की ओर सेल है उसको बेसल सेल, और चेलेजल एंड की ओर जो सेल है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल सेल। ठीक है? आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं ये दोनों सेल हैं वो अनइक्वल होती हैं। अनइक्वल का मतलब है कि एक बड़ी होती है दूसरी छोटी होती है। तो बेसल सेल आप देख पा रहे बड़ी है, और टर्मिनल सेल है वो छोटी है। अब दोनों के काम देखिए। बेसल सेल कंटिन्यूअसली सेल डिवीजन करेगी, लगातार सेल डिवीजन करेगी, और एक लीनियर चेन ऑफ सेल्स बनाएगी। ये एक लगातार डिवीजन करके एक चेन बना रही है, एक चेन बना रही है। इस चेन को बोलते हैं सस्पेंसर। यहां देखिए, ये लीनियर चेन ऑफ सेल्स है वो क्या कहलाती है? सस्पेंसर। और इसका एक बेसल स्वेलिंग सेल है उसको हिस्टूरिया बोलते हैं। ये सेल को हिस्टूरिया, ये देखिए, ये हिस्टूरिया, यहां पर भी हिस्टूरिया दिख रहा है, यहां पर भी दिख रहा है। और ये चेन ऑफ सेल्स है उसको हम बोलते हैं सस्पेंसर। जस्ट मैं अभी आपको एम्ब्रियो के बाद में बताऊंगा सस्पेंसर कितना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में दूसरी जो टर्मिनल सेल है वो कंटिन्यूअसली मल्टीपल प्लेन में डिवीजन करके एक ग्लोब या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर या बंच ऑफ सेल्स बनाती है। इसको हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। गुच्छा बन गया, मल्टीपल प्लेन में डिवीजन करके एक गुच्छा बना रही है। कौन सी सेल? टर्मिनल सेल। चेलेजल एंड की सेल है वो सेल बनाती है, कंटिन्यूअसली मल्टीप्लाई होती है, और उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। जो किस शेप में दिखाई दे रहा है आपको? ग्लोबुलर गुच्छे के रूप में दिखाई दे रहा है, इसलिए इसको बोल रहे हैं ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो में अभी भी कंटिन्यूअस डिवीजन हो रहा है, और सेल्स हैं वो रीअरेंज हो रही हैं, डिफरेंशिएट हो रही हैं। डिफरेंशिएट होकर के अभी इसकी स्ट्रक्चर है वो क्या बन गई है? हार्ट के जैसी बन गई है, हार्ट शेप्ड बन गई है। तो इस एम्ब्रियो को आप क्या बोल रहे हैं? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बोल रहे हैं। उसके बाद में इसमें और डिफरेंशिएशन हो जाता है, और डिफरेंशिएशन हो करके
दो कोटिलीडोन बनती हैं बच्चों, एक कोटिलीडोन ये है, दूसरी कोटिलीडोन ये है, तो दो कोटिलीडोन बनती हैं और दोनों का कोटिलीडोन के बीच में बेस पर एक स्ट्रक्चर है, डिफरेंशिएट हुई है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं प्ल्यूमूल। ये प्ल्यूमूल ही बन गया, ये एरिया प्ल्यूमूल। और सस्पेंसर के पास में या एम्ब्रियो के बेस पर एक स्ट्रक्चर बनती है जिसको बोलते हैं रेडिकल। तो एम्ब्रियो में यही तो चीजें होती है, रेडिकल विच ग्रोज इनटू रूट एंड प्लूमुली विच डेवलप इनटू सूट, और दो कोटिलीडोन्स उसके पास में पाई जाती है। तो ये मैच्योर एक एम्ब्रियो है जिसमें दो कोटिलीडोन है, प्ल्यूम्यूल है, रेडिकल है और सस्पेंसर है। अब बताता हूं आपको काम सस्पेंसर का। बच्चों यहां पर मान लीजिए एम्ब्रियो डेवलपमेंट हो रहा है और एम्ब्रियो को नरिशमेंट कौन दे रहा है, ये पूरा एंडोस्पर्म है, बन गया, सपोज ये एंडोस्पर्म बन गया और यहां पर वो एम्ब्रियो डेवलप हो गया। कोई भी एम्ब्रियो है, ग्लोबुलर है या हार्ट शेप है या मैच्योर एम्ब्रियो, तो ये तो इसके साथ में अटैच है, ये बेस के साथ में अटैच है, हिस्टोरिया के साथ में अटैच है। अब यहाँ का पूरा आसपास का इसने न्यूट्रिशन ले लिया, तो आगे न्यूट्रिशन कहाँ मिलेगा, इसके पास में पैर तो है नहीं, यहाँ का पूरा एरिया का इसने न्यूट्रिशन खा लिया है, तो आगे न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा। तो न्यूट्रिशन यहाँ का खत्म हो गया, तो सस्पेंसर इसको क्या करेगा, पुश करेगा आगे के एंडोस्पर्म में। जैसे जैसे न्यूट्रिशन खत्म होते जाएगा, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता ही जाएगा, सस्पेंसर उसको सेल्स है वो डिवाइड होकर के और अगले एंडोस्पर्म के पार्ट में उसको धकेलती जाती है। तो सस्पेंसर है वो पुश करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को किसके अंदर, एंडोस्पर्म के अंदर फॉर नरिशमेंट। ठीक है, तो ये सारे काम हो गए बच्चों, आपको ध्यान रखना है माइक्रोपाइलर एंड और चेलेजल एंड, और माइक्रोपाइलर एंड पर कौन सी सेल होती है, क्या बनाएगी, और चेलेजल एंड पर सेल कौन सी होती है और किस में डेवलप होगी, उसका फ्यूचर क्या होगा। यहाँ आप देखिए जाइगोट बनेगा एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, जाइगोट, फिर प्रो एम्ब्रियो बनेगा, प्रो एम्ब्रियो से ग्लोबुलर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होगा, फिर हार्ट शेप बनेगा और लास्ट में मैच्योर एम्ब्रियो में डेवलपमेंट होगा। ये मैंने आपको समझाया। अभी देखिए क्या लिखा हुआ है स्लाइड में, एम्ब्रियो डेवलप्स एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक where the zygote is situated. Most zygotes divide only after the formation of some endosperm, क्योंकि जाइगोट जब बनेगा, जब डिवाइड होना शुरू हो जाएगा, जब भोजन तैयार हो जाएगा, भोजन प्रिपेयर हो जाएगा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट हो जाएगा। अगर पहले ही जाइगोट से एम्ब्रियो बनना शुरू हो गया तो उसको फूड कौन देगा, इसलिए पहले एंडोस्पर्म डेवलपमेंट होगा, उसके बाद में जाइगोट डेवलपमेंट होगा। ये लॉजिक की बात है। This gives a nutrition to developing embryo. In monocots and dicot, seeds differ greatly, but embryogeny, early embryonic development is similar. दोनों में एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो सेम होता है, वहां पर सिर्फ कोटिलीडोन या उसकी स्ट्रक्चर में अलग अंतर है, परंतु एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो लगभग सेम है। अब आप देखिए दोनों एम्ब्रियो हैं, मोनोकोट के एम्ब्रियो, डाइकोट के एम्ब्रियो, दोनों में क्या, मैच्योर एम्ब्रियो में क्या डिफरेंस है बच्चों, आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। ये डाइकोट एम्ब्रियो की कोटिलीडोन है और कोटिलीडोन का जो बेस है वहां पर दोनों के बीच में एरिया है, डिफरेंशिएट होता है प्ल्यूमूल में जो सूट में डेवलप होगा, और कोटिलीडोन का जो नीचे का पार्ट है जिसको हाइपोकोटाइल बोलते हैं, ये ऊपर वाले पार्ट को एपिकोटाइल और नीचे वाले भाग को, प्ल्यूमूल के नीचे वाले भाग को कोटिलीडोन के हाइपोकोटाइल बोलते हैं। हाइपोकोटाइल के बेस पर रेडिकल पाया जाता है, रेडिकल है वो रूट में डेवलप होता है, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा है। और रूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बच्चों हमने पढ़ा है रूट कैप पाई जाती है, क्योंकि वो ये रेडिकल है वो बहुत डेलिकेट होती है और सॉइल पार्टिकल्स में वो फ्रिक्शन से बचाने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए रूट कैप पाई जाती है। तो इस तरीके से ये एम्ब्रियो है, टिपिकल एम्ब्रियो की स्ट्रक्चर है। और यहाँ रेडिकल से लेकर के प्ल्यूमूल के एरिया है पूरा, उसको एम्ब्रियोनल एक्सिस बोलते हैं।
मोनोकोट जो सीड होता है उसमें एक स्कूटेलम है, यहाँ पर दो कोटिलीडोन है, यहाँ एक सिर्फ एक कोटिलीडोन है जिसको स्कूटेलम बोल रहे हैं। स्कूटेलम के बाद में ये एम्ब्रियो है, ये पार्ट है वो एम्ब्रियो का है। आप देखिए यहाँ पर ये पार्ट एम्ब्रियो का है, जिसमें ये जगह है, इसको आप प्ल्यूमोल बोल सकते हैं या सूट एपेक्स बोल सकते हैं, जो सूट में डेवलप होगा, सूट एपेक्स। और इसका बेसल पार्ट है, नीचे का पार्ट है, वो रेडिकल कहलाता है। प्ल्यूमोल है, उसको प्रोटेक्शन के लिए कॉलियोप्टाइल पाई जाती है। ये देखिए कॉलियोप्टाइल जो प्रोटेक्टिंग कवरिंग है, जो सूट को प्रोटेक्शन देने का काम करती है, क्योंकि सीड सीड जर्मिनेट होता है तो सॉइल में से बाहर निकल के आता है, तो सूट है वो भी डेलिकेट होता है, नाजुक सा होता है, मुलायम सा होता है, वो नष्ट हो सकता है, तो कॉलियोप्टाइल उसको प्रोटेक्शन देती है। और नीचे रेडिकल को प्रोटेक्शन देने के लिए रूट कैप होती है, और सीड में एक प्रोटेक्टिंग कवरिंग पाई जाती है कोलियोराइजा। कॉलियोप्टाइल है वो सूट पार्ट को कवर करती है सीड में, और कॉलियोराइजा है वो रूट पार्ट को कवर करती है, रेडिकल को कवर करती है। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर पाई जाती है एपिब्लास्ट। तो ये एक दोनों टिपिकल एम्ब्रियो हैं, वो मोनोकोट और डाइकोट में हमने चर्चा करे हैं। स्लाइड देखते हैं। It has dicotyledonous embryo. It has an embryonal axis and two cotyledons. The portion of embryonal axis above the level of cotyledon is the epicotyle, which terminates with the plumule stem tip. The cylindrical portion below the level of cotyledons is hypocotyle, that terminates with the radical root tip. The root tip is covered with a root cap. दे पजेज ओनली वन मोनोकोट में क्या होगा, मोनोकोटिलिडोनस एम्ब्रियो दे पजेज ओनली वन कोटिलिडोन। कोटिलिडोन ऑफ द ग्रास फैमिली इज कॉल्ड स्कूटेलम। कोटिलिडोन को यहाँ पर स्कूटेलम बोल रहे हैं। इट इज सिचुएटेड लेटरल टू द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एट इट्स लोअर एंड द एम्ब्रियोनल एक्सिस हैज द रेडिकल एंड रूट कैप एनक्लोज्ड इन कोलियोराइजा एंड अनडिफरेंशिएटेड सीथ। Portion of embryonal axis above the level of attachment of scutellum is the epicotyle. It has a shoot apex and a few leaf. प्राइमोडिया, प्राइमोडिया जो लीफ को जन्म देने वाली सेल है या एरिया है, उसको लीफ प्राइमोडिया बोलेंगे। इनक्लोज्ड इन कोलियोप्टाइल ए होलो फोलियर स्ट्रक्चर। और इस तरीके से ये एम्ब्रियो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट है सीड फ्रॉम ओव्यूल। फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एम्ब्रियो बन गए, एंडोस्पर्म बन गया, और कंप्लीट जो ओव्यूल है वो कन्वर्ट हो जाएगा सीड में। ठीक है, तो सीड को अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ सीड, तो आपका बिल्कुल एक सेंटेंस में आंसर होना चाहिए, सीड इज ए फर्टिलाइज्ड ओव्यूल। क्लियर? सीड फर्टिलाइज्ड ओव्यूल है, वो डेवलप होता है सीड में। डाइकोट सीड और मोनोकोट सीड दोनों में अंतर होते हैं। डाइकोट सीड में दो कोटिलीडोन है, एम्ब्रियो है, और सीड कोट उनमें पाई जाती है। बच्चों मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो सीड कोट है वो डेवलप होती है, इंटेगुमेंट्स होते हैं ओव्यूल के, इंटेगुमेंट्स आउटर बाउंड्री होती है, कवरिंग होती है, वो डेवलप होती है सीड कोट में। तो सीड कोट भी दो होते हैं, आउटर सीड कोट होती है और इनर सीड कोट होती है, इंटेगुमेंट्स भी दो होते हैं। इसी तरीके से मोनोकोट सीड को आप देखिए, एंडोस्पर्म इनमें पाया जाता है। सीड कोट तो है ही, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये एम्ब्रियो का पार्ट है, और एक कोटिलीडोन उसमें पाई जाती है। दोनों सीड में क्या है, सीड इज द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल फॉर्म्ड इनसाइड फ्रूट्स। It is the final product of sexual reproduction. It consists of seed coats, cotyledons, and embryon axis. The cotyledons are simple, generally thick and swollen due to storage food, as in legume plants. ये कोटिलीडोन, किसी में कोटिलीडोन, ये जो डाइकोट है उनमें कोटिलीडोन दो होंगे और मोनोकोट में कोटिलीडोन एक होगा। एंडोस्पर्म है वो उसके आधार पर
दो तरीके के सीड होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड और नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। लास्ट पॉइंट में हम देख पा रहे हैं, मैच्योर सीड्स आर टू टाइप्स, नॉन एल्बुमिनस सीड जिनमें एंडोस्पर्म एम्ब्रियो डेवलपमेंट के साथ में खत्म हो जाता है, बाद में कोई रेजिडुअल पार्ट या उसके अवशेष नहीं बचते, तो उसको हम नॉन एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। दे हैव नो रेजिडुअल एंडोस्पर्म एज इट इज कंप्लीटली कंज्यूम्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। एग्जाम्पल पी, ग्राउंडनट, बीन्स, जिसमें एंडोस्पर्म बाद में नहीं बचता, जो हम खाते हैं वो कोटिलीडोन खाते हैं। और एल्बुमिनस सीड्स दे रिटेन सम एंडोस्पर्म, बाद में भी एंडोस्पर्म है वो बचा रहता है। वो है व्हीट, मेज, बार्ले, कैस्टर, कोकोनट, सनफ्लावर। जो आप नारियल है बच्चों, नारियल में जो कोकोनट होता है, खोपा या खोपरा होता है, वो क्या है, उसका एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म है। और उसके आप बिल्कुल ऐसे टिप पार्ट पर थोड़ा सा एक कोन बना हुआ है, उसको टच करके देखिए, उसमें लौंग के जैसा एक ब्लैक निकलता है, वो एम्ब्रियो है। बाकी पूरा के पूरा वो क्या है, एंडोस्पर्म, जिसको आप खाते हैं। वो रिजर्व फूड है, क्योंकि जो नारियल होते हैं वो साल्टी या समुद्र के किनारे वाले एरिया में उगते हैं, तो वहां पर हार्सी सिचुएशंस होती हैं। एम्ब्रियो है तुरंत ही एडजस्ट नहीं कर पाता, तो उसमें एम्ब्रियो ग्रो हो जाएगा, प्लांट प्लांट है वो जर्मिनेट हो जाएगा, तो भी नरिशमेंट है उसको रिजर्व फूड के द्वारा मिलता रहता है, नारियल के द्वारा। तो इसलिए इनमें एंडोस्पर्म है वो पाया जाता है, और इसी एंडोस्पर्म से हम नरिशमेंट भी लेते हैं। तो ये सभी स्ट्रक्चर्स हैं हम देख पा रहे हैं बच्चों। ये डाइकोट सीड है, एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, ये एम्ब्रियो के पार्ट हैं, दो कोटिलीडोन है, सीड कोट। पाइसम सेटिवम में टेस्टा है, सीड कोट है, प्लूमुली, हाइपोकोटाइल, रेडिकल और स्टोरेज कोटिलीडोन्स है, जिनको हम खा रहे हैं, नरिशमेंट भी मिलता है। मोनोकोट सीड में सीड को कॉर्न सीड है, एंडोस्पर्म रिजर्व फूड है। एपिकोटाइल, हाइपोकोटाइल, रेडिकल, कोटिलीडोन्स, एक ही कोटिलीडोन स्कूटेलम मिलता है, सीड कोट। और ये आप देख पा रहे हैं नारियल का, और दूसरे बहुत सारे सीड्स हैं बच्चों। सीड है वो बहुत ही एक एक मतलब लिविंग फॉर्म का एक बड़ा जबरदस्त स्ट्रक्चर है, जिससे ये कंप्लीट प्लांट जर्मिनेट होना है। अब हम कहेंगे कि उसमें, उस सीड में वो ताकत है कि वो पूरे दरख्त को जन्म देने की क्षमता रखता है। तो सीड है वो ऑलवेज लिविंग होंगे, और जो सीड डेड हो जाएगा वो कभी जर्मिनेट नहीं होता। ये आप देखिए, ये आपकी बुक में भी दिए हैं डायग्राम, सीड कोट, एंडोस्पर्म, कोटिलीडोन, हाइपोकोटाइल, रूट एक्सिस, सूट, एपिकल, मेरिस्टेम, रूट टिप है। ये दूसरा स्ट्रक्चर दिए है, ये आपके मेज में स्ट्रक्चर दिए है, पेरिकार्प, एंडोकार्प, स्कूटेलम, ये स्कूटेलम इसी का एम्ब्रियो का पार्ट है। कोलियोप्टाइल कवरिंग ऑफ द प्ल्यूमुल, रेडिकल इसको कवर करता है कोलियोराइजा। ठीक है, तो ये आप सारे स्ट्रक्चर्स है। अकेजनली इन सम सीड्स, ब्लैक पेपर, बीट एटसेट्रा, remnant of nucellus are also persist, it is called पेरिस्पर्मिक सीड। मतलब न्यूसीलस है उससे तो एम्ब्रियो सैक बन गया था, परंतु कुछ ऐसी सीड्स पाए जाते हैं जिनमें न्यूसीलस है वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट के बाद में भी बचा रहता है, पाया जाता है, तो वो सीड कहलाते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। Integuments of ovule harden as tough protective seed coats. It has a small pore. वो तो हमें पता ही है, ओव्यूल है वो माइक्रोपाइल के द्वारा वो सीड की एंट्री के लिए वो पार्ट बनाता है, क्योंकि इंटेगुमेंट है वो हार्ड टफ कवरिंग बना देते हैं, सीड कोट बना लेते हैं, तो हम सीड के अंदर एंट्री के लिए एक ही रास्ता बचा रहता है, वो कौन है, माइक्रोपाइल। थ्रो विथ CO2 एंड वाटर इंटर इनटू द सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन। और जब तक पानी नहीं जाएगा, ऑक्सीजन नहीं जाएगी, सीड जर्मिनेट नहीं होगा। इसलिए सीड सोविंग के लिए बीज जब बोते हैं तो पहले खेत को नमी दी जाती है, नम बनाया जाता है,
तब जाकर के वो जर्मिनेट होता है। As the seed mature, it becomes dry by reducing water content, 10 to 15% moisture by mass. The metabolic activity of the embryo slows down. It may enter a state of inactivity. That is called dormancy. Dormancy का मतलब है कि वो inactive state में है, वो स्लीपनेस में है लिविंग, परंतु उसने अपनी एक्टिविटीज को स्लो डाउन कर दिया है। और आप सीड को अपने घर में रखते हैं, बीजों को रखते हैं, अनाज को रखते हैं, वो डोरमेंट स्टेज में। जैसे ही उनको आप नमी देंगे, पानी देंगे, वो सीड क्या होते हैं, जर्मिनेट होना शुरू हो जाते हैं। बच्चों याद रखिए, जो सीड डोरमेंसी वो दो तरीके की होती है, एक है मैकेनिकल डोरमेंसी और दूसरी है केमिकल डोरमेंसी। मैकेनिकल डोरमेंसी का मतलब है कि सीड के ऊपर हार्ड टप कवरिंग पाई जाती है। जब तक टप कवरिंग रहेगी, सीड में पानी एंटर नहीं करेगा, उसकी बायोलॉजिकल एक्शंस एक्टिविटीज है वो शुरू नहीं होंगी। तो इस मैकेनिकल डोरमेंसी को बहुत सारे किसान ऐसा करते हैं, उसको ट्रीटमेंट देते हैं, सीड कोट को आग में जला देंगे या उसके गर्म सुआ करके उसको तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं। जैसे ही पानी एंटर करेगा वो सीड जर्मिनेट हो जाते हैं। आजकल और भी होने लगा, एसिड से ट्रीटमेंट दे देते हैं जिससे सीड कोट डिजोल्व हो जाएगा। जब सीड कोट गल जाएगा तो उसमें पानी एंटर कर जाएगा, वो जर्मिनेट हो जाएगा। दूसरी डोरमेंसी इनएक्टिव स्टेज है, वो है केमिकल डोरमेंसी। केमिकल डोरमेंसी का मतलब है कि एब्सिसिक एसिड उसके सीड के अंदर है। जब तक एब्सिसिक एसिड की मात्रा रहेगी वो सीड को जर्मिनेट नहीं होने देती। तो उसको ओवरकम करने का उसके हमारे पास में तरीका नहीं, जब वो खत्म हो जाएगा तो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे। याद रखिए, जो सीड डोरमेंसी है, इट इज वेरी फेवरेबल, इट इज वेरी नेसेसरी फॉर द ओवरकम द एडवर्स कंडीशंस ऑफ द प्लांट और सीड्स। क्योंकि आप देख पाएंगे कि बहुत सारे सीड ऐसे हैं सर्दियों में उगते हैं, सर्दी के खत्म होने का पर सीड बनेंगे। अगर वो तुरंत ही जर्मिनेट हो गए तो आगे तो गर्मियां आएंगी, टेम्परेचर बहुत हाई हो जाएगा। तो एडवर्स सिचुएशन से बचने का एक तरीका है प्लांट में सीड डोरमेंसी। और सीड डोरमेंसी है वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक हो सकती है, वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। तो ये भी आपके लिए छोटे छोटे बिट मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ बीच बीच में, आपको ये करने हैं कि कौन से सीड में कितने टाइम की डोरमेंसी पाई जाती है, और वो पता लगाना आपकी बुक में भी दिया है। अंडर फेवरेबल कंडीशन, मॉइस्चर, O2 एंड सुटेबल टेम्परेचर दे जर्मिनेट। और इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट है एडवांटेजेस ऑफ सीड्स। सीड्स के क्या फायदे, प्लांट ने सीड बनाना क्यों शुरू किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सिंस पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन आर इंडिपेंडेंट ऑफ वाटर, सीड फॉर्मेशन इज मोर डिपेंडेबल। मतलब ये वाटर पर निर्भर नहीं करते पॉलिनेशन और फर्टिलाइजेशन, पर सीड फॉर्मेशन है वो डिपेंडेबल होता है। बेटर अडेप्टिव स्ट्रेटजीज फॉर डिस्पर्सल टू न्यू हैबिटेट्स, इट हेल्प्स द स्पीसीज टू कॉलोनाइज इन अदर एरियाज। सीड डिस्पर्सल है, सीड है वो बनने का फायदा क्या होता है कि जहां सीड प्लांट क्योंकि नॉन मोटाइल होते हैं, एक जगह पर उग रहे, तो उसको नए हैबिटेट में दूसरी जगह भेजने के लिए वो सीड के रूप में बनाता है। कुछ पक्षी खा जाते हैं, कुछ जानवर खा जाते हैं, फ्रूट ले जाते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, नया हैबिटेट मिलता है। दे हैव फूड रिजर्व्स, बहुत सारा उसमें फूड रिजर्व पाया जाता है। सो यंग सीडलिंग्स आर नरिशेड अंटिल दे आर कैपेबल ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसको नरिशमेंट देने के लिए वो पहले से ही स्टोर करके दिया है कि जब तक वो खुद फोटोसिंथेसिस करना शुरू नहीं करता तब तक वो नरिशमेंट उसको मिलता रहेगा। द हार्ड सीड कॉड प्रोटेक्ट्स द यंग एम्ब्रियो, उसको सुरक्षा देने में मदद करता है। बीइंग प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे जनरेट न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशन एंड वेरिएशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से नए वेरिएशन, नए कॉम्बिनेशन बनते हैं जो उसको सर्वाइबिलिटी में हेल्प करते हैं। डिहाइड्रेशन एंड डोरमेंसी ऑफ मैच्योर सीड्स आर क्रूशियल फॉर स्टोरेज ऑफ सीड्स। इट कैन बी यूज्ड एज फूड थ्रू आउट द ईयर एंड ऑल्सो रेज क्रॉप इन द नेक्स्ट सीजन। ये हमारे लिए भी बहुत फायदेमंद होती है।
अब आ जाइए आप पॉइंट वायबिलिटी ऑफ सीड्स आफ्टर डिस्पर्सल। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन भी हमने पढ़ा है, वायबिलिटी ऑफ सीड हम पढ़ रहे हैं। वायबल का मतलब होता है उत्तरजीविता, कितने समय तक वो जीवित रह सकता है, कितने समय तक वो सरवाइव कर सकता है, वो कहलाता है वायबिलिटी ऑफ सीड्स। ठीक है, तो वायबिलिटी ऑफ सीड्स है वो डिपेंड करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। देखिए, इन ए फ्यू स्पीसीज द सीड्स लॉस वायबिलिटी विद इन ए फ्यू मंथ्स। कुछ महीने के बाद में ही वो जर्मिनेट होने की क्षमता खो देते हैं क्योंकि वो मर जाते हैं। सीड्स ऑफ मेनी स्पीसीज लाइव फॉर सेवरल ईयर्स। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जो कई सौ सालों तक जीवित रहते हैं। सम सीड्स कैन रिमेन अलाइव फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स। द ओल्डेस्ट इज द दैट ऑफ ए ल्यूपिन excavated from Arctic tundra. The seed germinated and flowered after an estimated record of 10,000 years of dormancy. 10,000 साल पुराना बीज खोजा गया आर्कटिक टुंड्रा में, और उसको जब उगाया गया तो वो जर्मिनेट हो गया, मतलब वाइबल था, जीवित था। और वो कौन था? ये था लुपिन। आप यहां देख पा रहे बच्चों, लुपिन आर्कटिकस ये प्लांट है जो 10,000 साल पहले उसका ये सीड मिला आर्कटिक टुंड्रा में, और उसको उगा करके और प्लांट तैयार किया गया लुपिन, लुपिनस आर्कटिकस। इसके बाद में 2000 ईयर्स ओल्ड वाइबल सीड इज ऑफ द डेट पाम फोइनिक्स डेक्टिलीफेरा discovered during the archaeological excavation at King Harold's Palace near the Dead Sea। ये फोनिक्स सीड है, ये प्राप्त किया गया बच्चों, जो 2000 साल पुराना है और उसको वो जर्मिनेट होने की क्षमता रखता है। कहाँ मिला, कहाँ से खोजा गया, निकाला गया इसको? किंग हेराल्ड पैलेस जो कि डेड सी के पास में था, वो जर्मिनेट हो गया। तो वाइबिलिटी है वो वेरी करती है कुछ महीने से लेकर के सैकड़ों सालों तक। और लास्ट पॉइंट हमारा आज के टॉपिक का है वो फ्रूट। सिंपल डेफिनेशन में आप बताएंगे व्हाट इज फ्रूट। फ्रूट इज ए फर्टिलाइज्ड ओवरी, या फ्रूट इज डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी वॉल। द स्ट्रक्चर और फ्रूट विच डेवलप्स फ्रॉम ओवरी वॉल, दैट इज कॉल्ड फ्रूट। और उस फ्रूट के अंदर फिर सीड एनक्लोज रहते, बंद रहते हैं। तो फ्रूट कितने टाइप के हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां आप देख पा रहे हैं द ओवरी डेवलप्स इनटू ए फ्रूट, ये सिंपल मीनिंग है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ओव्यूल्स इनटू सीड्स एंड ओवरी इनटू फ्रूट प्रोसीड्स साइमल्टेनियसली, साथ साथ चलते रहते हैं। द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू पेरिकार्प, वॉल ऑफ फ्रूट। द फ्रूट में भी फ्लैसी, गुदेदार होता है, खाने योग्य होता है। गुआवा, ऑरेंज, मैंगो और ड्राई एग्जाम्पल कोकोनट, मस्टर्ड एटसेट्रा। तो आप यहाँ सीड में देख रहे हैं ये एंडोस्पर्म है, एम्ब्रियो, सीड कोट, और उसके बाद में एंडोकार्प, मीजोकार्प, एक्जोकार्प। 3 कार्प होती है, 3 लेयर होती हैं, उनको आउटर कवरिंग है फ्रूट की, उसको एक्जोकार्प। मिडिल पार्ट है उसको मीजोकार्प, और इनर मोस्ट है उसको एंडोकार्प। इसी तरीके से यहां देख लीजिए आप, एक्जोकार्प, मीजोकार्प मध्य का फ्लैसी है, खाने योग्य है, और एंडोकार्प जो सीड के ऊपर होता है, जिसके अंदर सीड एनक्लोज होता है। ये सब मिलकर के बना रहे हैं पेरिकार्प। पेरिकार्प किससे बनता है बच्चों? पेरिकार्प बनेगा ओवरी वॉल से। यहां पर भी देख सकते हैं फ्रूट्स है वो 2 टाइप के होते हैं, 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट्स एंड फॉल्स फ्रूट। ट्रू फ्रूट्स किसको बोलेंगे? जो ट्रू फ्रूट्स हैं वो है भाई जो फर्टिलाइज्ड ओवरी से बनते हैं, जो ओवरी से डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट्स। और ओवरी के अलावा कहीं से भी फ्रूट बनेंगे उनको हम कहते हैं फॉल्स फ्रूट।